दोस्तों नमस्कार। इस पूरे सीरीज में हम लोगों ने अब तक 1100 सवाल किए हैं। आज हम लोग 1101 से आगे बढ़ेंगे। न्यूटन की गति का तीसरा नियम निम्नलिखित में से किस स्थितियों पर लागू होता है? यानी कि न्यूटन की गति का जो तीसरा नियम है उसका अनुप्रयोग बताना है, आपको एप्लीकेशन बताना है, इसमें से कौन है? जब कोई व्यक्ति नाव से नदी के किनारे कूदता है तो नाव पीछे की ओर जाती है। नाव पीछे की ओर जाती है। यहां देखो, इस व्यक्ति ने अपने पैरों से बल लगाया नाव के ऊपर, तो नाव ने इस व्यक्ति के ऊपर बल लगाया इस डायरेक्शन में। इस व्यक्ति ने नाव पर एक क्रिया बल लगाया, तो इस नाव ने इस व्यक्ति के ऊपर एक प्रतिक्रिया बल लगाई। और क्रिया बल प्रतिक्रिया बल अलग अलग पिंडों पर लगता है। एक बल देखो नाव के ऊपर लग रहा है, तो दूसरा इस व्यक्ति के ऊपर लग रहा है। और ये दोनों समान परिमाण के होते हैं, लेकिन विपरीत दिशा में होते हैं। जैसे इस व्यक्ति ने अगर इस पर लगाया होगा 20 न्यूटन का बल, तो इस नाव ने भी इसके ऊपर लगाया होगा 20 न्यूटन का बल, लेकिन ये दोनों ही बल विपरीत दिशा में होते हैं। ये है क्रिया बल प्रतिक्रिया बल। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर क्रिया बल के लिए प्रतिक्रिया बल होता है, विपरीत दिशा में होता है और समान परिमाण का होता है। ये न्यूटन की गति का तीसरा नियम है, तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहां देखो आप, ये दोनों जो है कि जब कोई व्यक्ति सीमेंट वाली फ्लोर पर गिरता है तो उसे चोट लगती है, और तेजी से चलती क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय एक क्षेत्र रक्षक अपने हाथों को पीछे की ओर करता है। ये दोनों ही सेकंड लॉ का एप्लीकेशन है। इन दोनों ही केसेस के अंदर क्या है, न्यूटन की गति का दूसरा नियम लागू होता है। इस वाले केस में न्यूटन की गति का पहला नियम लागू होता है, और इस वाले केस में थर्ड लॉ लागू होता है। एक चीज और आप ध्यान में रखना, न्यूटन की गति का जो पहला नियम है ये हमें फोर्स यानी कि बल की परिभाषा देता है। ठीक है, बल की परिभाषा देता है। जो दूसरा नियम है ये बल का वैल्यू देगा, यानी कि हम फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, और ये हमें बताएगा नेचर के बारे में, गुण के बारे में, बल के गुण के बारे में। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा लॉ है जो बल की परिभाषा देता है, तो पहला नियम है। कौन सा नियम है न्यूटन की गति का जो कि हमें बल के गुणों के बारे में बताता है, यह है थर्ड लॉ। और कौन सा है जो बल के परिमाण को कैलकुलेट करने के बारे में बताता है, तो यह है सेकंड लॉ। डायलिसिस की प्रक्रिया किससे संबंधित है? यह है किडनी से। यह है किडनी से। देखो किडनी का काम क्या होता है? किडनी का काम होता है ब्लड को प्यूरिफाई करना। ब्लड को प्यूरिफाई करना। हमारे ब्लड में जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं, जो भी उपापचयी वर्ज्य पदार्थ होते हैं, उसको ये किडनी क्या करता है? उसको ये किडनी बाहर निकाल देता है यूरिन के जरिए। लेकिन अगर किडनी खराब हो जाए, किसी का मान लो किडनी खराब हो गया, तो क्या होगा? जो ब्लड प्यूरिफिकेशन का काम है ये नहीं हो रहा है। इसके लिए व्यक्ति को जाना पड़ेगा हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में डायलाइजर होता है। हॉस्पिटल में डायलाइजर होता है, या फिर बोल दो डायलिसिस करने वाली मशीन होती है। इसके सहारे ब्लड को प्यूरिफाई किया जाता है। इसमें क्या होगा? बॉडी से ब्लड को बाहर निकाला जाएगा। बॉडी से ब्लड को बाहर निकाला जाएगा, उसको प्यूरिफाई किया जाएगा और फिर बॉडी में एंटर करवाया जाएगा, बॉडी में डाल दिया जाएगा। और ये एक साथ होता है। ऐसा नहीं है कि पहले पूरा ब्लड को बाहर निकाला जाएगा, फिर प्यूरिफाई किया जाएगा, फिर बॉडी के अंदर डाला जाएगा। ऐसे में तो व्यक्ति मर ही जाएगा। तो कुछ ब्लड को बाहर निकाला जाता है, प्यूरिफाई होता है, फिर वो अंदर जाता है। तो ये पूरा एक साथ जो है प्रोसेस चलता है। ब्लड का बाहर आना, प्यूरिफाई होना और अंदर जाना, ये सारी प्रक्रिया जो है एक साथ चलती रहती है। तो डायलिसिस का मतलब होता है ब्लड को प्यूरिफाई करना आर्टिफिशियली। इस डायलाइजर को ना आर्टिफिशियल किडनी भी कहा जाता है। आर्टिफिशियल किडनी भी कहा जाता है। एमएन के ऑक्साइड की अम्लता का सही बढ़ता क्रम है। यानी ये सारे मैंगनीज के ऑक्साइड्स दे रखे हैं, बताना है कि एसिडिक स्ट्रेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर कौन सा है, बढ़ता हुआ क्रम कौन सा है। ए हो जाएगा। यहाँ जो मैंगनीज ऑक्साइड है यहाँ पर है मैंगनीज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यानी कि ऑक्सीकरण संख्या में। यहाँ पर है +4 और यहाँ पर है 14/2 7। तो ऑक्सीडेशन नंबर यानी कि ऑक्सीकरण संख्या अगर ये इंक्रीज होता है तो जो अम्लता है ये भी इंक्रीज हो जाएगा। ये चीज आप ध्यान में रख सकते हो। जो Mn है ये है डी ब्लॉक का एलिमेंट। डी ब्लॉक के एलिमेंट के केस में ऑक्सीकरण संख्या बढ़ने पर एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है। तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑक्सीकरण संख्या आप निकाल सकते हो, यहाँ पर देख लो, मैं आपको बता देता हूँ। वैसे कई सारे नियम होते हैं ऑक्सीकरण संख्या निकालने के, लेकिन इस पर्टिकुलर केस में जहां पर आपको एक रहेगा डी ब्लॉक का धातु और दूसरा ऑक्सीजन, तो देखो आप कैसे निकालोगे। यहां देखो MnO है, आपको Mn का चाहिए। ऑक्सीजन का आप याद रखना, ऑक्सीजन का आप ऑक्सीकरण संख्या लेंगे -2। ठीक है, ऑक्सीजन का लेंगे आप -2। आपको Mn चाहिए। इसमें Mn का आपको नहीं पता है, आप इसको x मान लो। आपने इसको x मान लिया और ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या आपको -2 लेना है, तो आप क्या करेंगे? टोटल को ऐड कर देंगे। Mn का जो होता है, ऑक्सीजन का जो होता है, सबको ऐड करेंगे और बराबर 0 के कर देंगे। Mn का मैंने x मान लिया और इसमें हम ऐड करेंगे ऑक्सीजन के ऑक्सीकरण संख्या को, तो -2 हो जाएगा और टोटल हमको 0 कर देना है। तो यहाँ पर x -2 यानी कि x बराबर +2, तो यहाँ पर +2 हो जाएगा। ऐसे आप यहाँ पर देख लो MnO2, यहाँ पर कैसे निकालोगे? Mn को हम x मानेंगे यहाँ पर,
ऑक्सीजन का -2 लेंगे, और क्योंकि यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है तो क्या करेंगे, यहाँ पर -2 और गुने में 2 बराबर 0, यहाँ पर x इज इक्वल टू +4 आ जाएगा। ऐसे आप इस केस में निकाल सकते हो MN2O7, Mn का हम x मानेंगे, यहाँ पर 2 Mn है तो 2x हो जाएगा। ऑक्सीजन का हम -2 लेते हैं, यहाँ पर 7 एटम्स है ऑक्सीजन के, तो -2 और गुने में 7 बराबर 0 हो जाएगा। 2x इज इक्वल टू 14 हो जाएगा, x इज इक्वल टू +7 हो जाएगा। ऐसे आप निकाल सकते हो। एक और देखो, फेरिक ऑक्साइड के केस में Fe2O3 ये है, यहाँ पर आपको आयरन के ऊपर निकालना है, तो आयरन का आपको नहीं पता है, आप x मान लोगे। यहाँ पर 2 आयरन के एटम्स हैं तो 2x हो जाएगा। ऑक्सीजन का आपको -2 लेना है, यहाँ पर 3 एटम्स हैं तो -2 और गुने में 3 और बराबर में 0। यहाँ से x इज इक्वल टू हो जाएगा 6 और बट्टे में 2 यानी कि +3। यहाँ पर क्या होगा, +3। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो डी ब्लॉक का, अगर मेटल हो और साथ में ऑक्सीजन हो तो ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हो ऑक्सीकरण संख्या को। CNG यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी कि संपीड़ित प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है, मेन कंपोनेंट क्या है। आपसे CNG बोल दे, आपसे केवल प्राकृतिक गैस बोल दे, या गोबर गैस बोल दे, या फिर बायोगैस बोल दे, इनमें से कोई भी बोल दे, मुख्य घटक मीथेन होता है। और LPG के केस में बोल दे तो ब्यूटेन होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अल्कोहल को नीले रंग का बनाने के लिए उसमें रंगों को मिलाया जाता है ताकि इसे आसानी से पहचाना जा सके। इसको डैश अल्कोहल कहा जाता है। इसको विकृत अल्कोहल या फिर बोल दो डीनेचर्ड अल्कोहल कहा जाता है। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए होता क्या है, आप सब जानते हो, जब हम अल्कोहल बोलते हैं तो वहां पर हमारा ज्यादातर मतलब एथेनॉल से होता है। एथेनॉल फॉर्मूला क्या होता है, CH3CH2OH, यही होता है। इस एथेनॉल का इस्तेमाल केवल पीने के लिए नहीं होता है। इस एथेनॉल का जो उत्पादन है केवल पीने के लिए तो नहीं होता है शराब के रूप में, इसका इस्तेमाल इंडस्ट्री के लिए भी होता है, इंडस्ट्रियल पर्पज से, क्योंकि एथेनॉल का इस्तेमाल और भी बहुत सारे कामों में होता है। तो मान लीजिए एथेनॉल का प्रोडक्शन हुआ है ताकि इंडस्ट्री में इसका यूज करना है, तो जब ये एथेनॉल को इंडस्ट्री के अंदर ले जाया जाएगा, इस एथेनॉल को किसी इंडस्ट्री के अंदर ले गया, इंडस्ट्रीज के अंदर हम अगर इस एथेनॉल को ले जाए तो उस इंडस्ट्रीज के अंदर बहुत सारे वर्कर भी हैं जो काम कर रहे हैं। हो सकता है इस एथेनॉल का उस इंडस्ट्री के अंदर वो वर्कर इसका दुरुपयोग करना स्टार्ट कर दें, उसको चोरी छुपे पीना स्टार्ट कर दें, चोरी छुपे बेचना स्टार्ट कर दें। तो इन सारे कारणों के कारण क्या होता है, इस एथेनॉल में थोड़े बहुत अमाउंट में मेथनॉल को मिक्स कर दिया जाता है। ये जो मेथनॉल होता है ना, ये इसको हम बोलते हैं जहरीली शराब। ये पॉइजनस होता है। ये जो मेथनॉल है ये पॉइजनस होता है, इसको पीने से व्यक्ति अंधा हो सकता है, उसकी मृत्यु हो सकती है। अब ये एथेनॉल के साथ जब मेथनॉल को मिक्स कर दिया तो हमने यहां पर क्या कर दिया, डीनेचर्ड कर दिया। इसको हम डीनेचुरेशन बोलते हैं, यानी कि अब ये डीनेचर्ड एथेनॉल हो गया। हमने थोड़ा सा मेथनॉल मिला दिया इसमें ताकि जो वर्कर्स हैं वहां पर या जो भी इसका दुरुपयोग कर रहे हैं वो उसका दुरुपयोग ना कर पाए। ये डीनेचर्ड अल्कोहल हो गया क्योंकि हमने इसके नेचर को चेंज कर दिया। इसका ओरिजिनल नेचर था कि कोई इसको पी सकता था, अब हमने क्या करा, इसको डीनेचर कर दिया, यानी इसके नेचर को चेंज कर दिया। अब इसको कोई पिएगा नहीं। अब हम पहचानेंगे कैसे कि ये एथेनॉल है ओरिजिनल वाला जिसको पिया जा सकता है और इसको नहीं पिया जा सकता है। तो इसकी पहचान के लिए इसमें क्या करा जाता है कि इसमें कुछ डाई को मिला दिया जाता है, यानी कुछ रंजक को मिला दिया जाता है और इसके कलर को ब्लू कर दिया जाता है ताकि पहचान में आ जाए कि भाई साहब ये वाला मत पी लेना वरना सीधे ऊपर पहुंच जाओगे, क्योंकि ये डीनेचर्ड एथेनॉल है। इसी को विकृत एथेनॉल या फिर विकृत अल्कोहल आप बोल दो। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा है? तो पाचन तंत्र का ही हिस्सा होता है स्टमक यानी कि आमाशय, और इस स्टमक में जठर ग्रंथियां होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं। जठर ग्रंथियां होती हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, और इन गैस्ट्रिक ग्लैंड से ही HCl बनता है। आपका जो पेप्सिन एंजाइम है ये बनता है, जो रेनिन एंजाइम है ये बनता है। इन दोनों एंजाइम्स को एक्टिवेट करने का काम ये HCl करेगा, क्योंकि एक ऑप्टिमम pH चाहिए होता है जो ये HCl इसको प्रोवाइड करवाएगा। और ये जो HCl है ये हमारे खाने के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं उसको भी मार गिराएगा, और साथ में जो फूड है जो कि डाइजेस्ट हो रहा है उसको सॉफ्ट बनाएगा। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारा राइट आंसर। नीचे दिए गए कथनों में से गलत कथन का चयन कीजिए। द्वितीय समूह में मौजूद तत्व क्षारीय धातु कहलाते हैं, कई बार बता चुका हूं, ये क्षारीय मृदा धातु कहलाते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल कहलाते हैं। 18वें अथवा शून्य समूह जो हमारा ग्रुप नंबर 18 है, इसी को हम लोग इनर्ट ग्रुप बोलते हैं,
अक्रिय ग्रुप बोलते हैं और जीरो ग्रुप भी बोलते हैं। में स्थित गैस निष्क्रिय होती है, ये भी सही है। पहले और दूसरे समूह के तत्व एस ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। जो एस ब्लॉक होता है हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर, इसके अंदर मात्र 2 ग्रुप्स हैं, एक है ग्रुप नंबर 1 और दूसरा है ग्रुप नंबर 2। ग्रुप नंबर 1 के तत्व को हम लोग बोलते हैं क्षारीय धातु, क्योंकि सारे के सारे धातु है, और ग्रुप 2 के धातु को हम बोलते हैं क्षारीय मृदा धातु। 17वें समूह में मौजूद तत्व क्षारीय धातु कहलाते हैं, क्षारीय धातु कहलाते हैं समूह 1 के तत्व। तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये गलत है। वैसे गलत तो हमारा ए भी है, क्योंकि द्वितीय समूह में मौजूद तत्व जो होते हैं वो क्षारीय मृदा धातु कहलाते हैं, ना कि क्षारीय धातु कहलाते हैं। लेकिन फिर भी अगर मैं बोलूं यहाँ पर आपको एक विकल्प चूज करना है तो हम डी के साथ जाएंगे, क्योंकि 17वें में सारे के सारे क्या है, अधातु है। हैलोजेंस जिसको हम बोलते हैं वो सारे आते हैं समूह 17 में, क्षारीय धातु नहीं होगा। उस विधि को क्या कहते हैं जिसके द्वारा गर्भाशय में कॉपर-टी रखी जाती है? गर्भाशय में कॉपर-टी रखी जाती है ताकि जो महिला है वो प्रेग्नेंट ना हो। गर्भ निरोध हमारा आंसर हो जाएगा। इस वाले स्लाइड को आप अच्छे से ताको, ठीक है, अच्छे से आप इसको देखिए वीडियो पॉज करके। इनमें बताई गई है गर्भ निरोधक विधियां। एनसीईआरटी सीरीज में एक चैप्टर मैंने अपलोड किया था, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, वहां भी मैंने आपको ये स्लाइड दिया था। तो गर्भ निरोधक विधियां, ये सारी विधियां हैं जिनसे महिला जो है अपने आप को प्रेग्नेंट होने से रोक सकती है। गर्भ निरोधक विधियां कुछ है अस्थायी विधियां, कुछ है अस्थायी विधियां। यहां देखो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि वैसेक्टमी का मतलब क्या होता है। वैसेक्टमी का मतलब होता है पुरुष नसबंदी और ट्यूबेक्टमी का मतलब होता है महिला नसबंदी। वैसेक्टमी में क्या होता है, जो वास डिफरेंस होता है, यानी जो नली होती है जो कि शुक्राणु को लेकर के जाने वाली होती है, उसको काट करके बांध दिया जाता है। और ट्यूबेक्टमी के अंदर जो आपका फेलोपियन ट्यूब होता है उसको काट करके बांध दिया जाता है, क्योंकि फेलोपियन ट्यूब में ही क्या है, अंडाणु और शुक्राणु ये आपस में मिलते हैं और निषेचन होता है। तो मान लीजिए इधर से स्पर्म आया, इधर से एग, ये दोनों को आपस में मिलना है निषेचन के लिए, तो इसको यहीं पर काट करके बांध दिया जाएगा ताकि ये दोनों मिल ही ना पाए। तो ट्यूबेक्टमी यानी कि महिला नसबंदी। प्राकृतिक विधियां होती है प्रेगनेंसी रोकने के लिए, रोध विधियां होती है। आईयूडी यानी कि इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, यानी कि यूट्रस के अंदर कुछ डिवाइस को डाला जाएगा। इसी में देखो एक कॉपर-टी है, यही आपसे पूछा गया था। खाने वाली गोली होती है, माला डी, माला एन, सहेली, अनवांटेड 72। तो ये सारी विधियां हैं प्रेगनेंसी को रोकने के लिए। प्रत्यावर्ती धारा के आविष्कारक हैं। 2 तरह के धारा होते हैं, एक होता है डायरेक्ट करंट, यानी कि हम जिसे शॉर्ट में डीसी बोलते हैं, एक ये होता है, और दूसरा होता है ऑल्टरनेटिंग। ऑल्टरनेटिंग यानी कि प्रत्यावर्ती धारा। डायरेक्ट करंट में क्या होगा, जो डायरेक्शन होगा ये फिक्स होगा, और अल्टरनेटिंग करंट में क्या होगा, ये जो डायरेक्शन होगा ये चेंज होगा पीरियोडिकली, यानी कि आवर्त रूप से। और इस धारा का आविष्कार किया था टेस्ला ने। निम्नलिखित में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण का उदाहरण नहीं है? ग्रहों के वायुमंडल को उनसे अलग होने से रोकना। जैसे पृथ्वी है, तो पृथ्वी के वायुमंडल में बहुत सारी गैसेज हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं, तो ये सब पृथ्वी से बंधे हुए हैं। क्यों? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। सही है। यह ब्लैक होल के घूर्णन में सहायक है, ये गलत हो जाएगा। तारों को आपस में जोड़कर रखता है, चांद का उसकी कक्षा में स्थित होना, ये भी सही है, ये भी सही है। यानी पूरा जो हमारा सौर मंडल है उनमें जो ग्रह हैं उन सब के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है। किसी पिंड का भार न्यूनतम कहां पर होता है? भार बराबर हमारा होता है द्रव्यमान गुने में गुरुत्वीय त्वरण। आप जानते हो ये जो द्रव्यमान है ये कभी नहीं बदलता, आप कहीं पर भी चले जाओ ये कभी नहीं बदलने वाला। अगर जी का मान न्यूनतम हो जाए, जी का मान जो है ये न्यूनतम हो जाए, तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारा भार है ये भी क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। जी का मान न्यूनतम होता है भूमध्य रेखा पर, तो भार भी यहाँ पर न्यूनतम हो जाएगा। और ध्रुव पर जी का मान मैक्सिमम होता है, तो भार यहाँ पर मैक्सिमम हो जाएगा। बारिश के दौरान ऊर्जा का किस प्रकार का परिवर्तन होता है? ये पृथ्वी है और पृथ्वी के वायुमंडल में बारिश की बूंदें हैं जो कि लटकी हुई है। अभी पृथ्वी से कुछ ऊंचाई पर है तो इसके पास है स्थितिज ऊर्जा। जैसे ही ये बूंद भारी हो जाती है तब ये पृथ्वी पर गिरती है वर्षा के रूप में। अब ये पृथ्वी पर नीचे की ओर गिर रही है तो इसके पास गति है, तो अब इसके पास कौन सी एनर्जी है, ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदलती है, स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। निम्न में कौन सा ऑक्साइड अम्लीय नहीं है? अम्लीय नहीं यानी कि एसिडिक नहीं है। तो जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं, जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं ये होते हैं आपका क्षारीय यानी कि बेसिक, और जो नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं ये हो जाएगा एसिडिक। पहले तो आप ये ध्यान में रखो, कुछ अपवाद के रूप में आप याद रख सकते हो, जैसे कि Al2O3 और ZNO। ये देखो धातु के ऑक्साइड है, होना क्षारीय चाहिए था, बेसिक चाहिए था, लेकिन ये एम्फोटेरिक होते हैं।
एम्फोटेरिक बोले तो उभयधर्मी ऑक्साइड, यानी ये जो ऑक्साइड्स हैं दोनों के दोनों अम्ल की तरह भी और क्षार की तरह दोनों की तरह बिहेव करते हैं। कुछ होते हैं जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, ये नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सारे जो ऑक्साइड्स हैं ये सारे अधातु के हैं, अम्लीय होना चाहिए था, बट ये न्यूट्रल होते हैं। क्या होते हैं? ये न्यूट्रल होते हैं, उदासीन होते हैं, यानी कि ना तो ये अम्ल की तरह है ना ही क्षार की तरह है। हमारा आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। निम्न में से कौन सा सत्य है? रैंसिड। रैंसिड क्या होता है? जब वसा और तेल का ऑक्सीकरण होता है तो वे रैंसिड हो जाते हैं और उनकी गंध और स्वाद बदल जाता है। जैसे चिप्स और कुरकुरे का जो पैकेट होता है उसमें से ऑक्सीजन को निकाल करके, एयर को निकाल करके उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, इसलिए ऑक्सीजन को निकाल दिया जाता है बाहर, क्योंकि ऑक्सीजन होगा तो वहां पर ऑक्सीकरण हो जाएगा फैट का। चिप्स कुरकुरे में तेल होता है, उसके अंदर फैट्स होते हैं उसके अंदर, तो वो क्या हो जाएगा? फैट ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ऑक्सीडाइज हो जाने के कारण क्या होगा? उसका टेस्ट खराब हो जाएगा, स्मेल जो है उसका चेंज हो जाएगा। इसी को रैंसिड कहा जाता है। ये सही है। यदि किसी प्रतिक्रियाशील धातु की सतह को हवा, पानी या इसके आसपास के अन्य पदार्थ द्वारा क्षति पहुंचती है तो इसे संक्षारित होना कहा जाता है और इस प्रभाव को संक्षारण कहा जाता है। ये भी सही है। ये आप ध्यान में रख सकते हो कि ये जो रस्ट होता है संक्षारण की ये परिभाषा है। ये दोनों सही है, तो डी हमारा राइट आंसर। जैसे आयरन में लोहे में जंग लगना, ये भी संक्षारण है। मानव शरीर का कौन सा अंग अंडे को यानी कि ओवम को अंडाशय से गर्भाशय तक लेकर के जाता है? इसमें अंडाणु का निर्माण होता है, एग का प्रोडक्शन होता है। उसके बाद ये एग जो है ऐसे चल करके इस गर्भाशय में पहुंचेगा, निषेचन के बाद पहुंचेगा। ऐसा नहीं है कि अगर निषेचन नहीं हुआ तो ये फैलोपियन ट्यूब में ही क्या होगा? डिस्ट्रॉय हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अगर निषेचन हुआ तो जाइगोट बनेगा, मोरूला, ब्लास्टुला, ये सब का निर्माण होता है और फिर जाकर के ये गर्भाशय में पहुंचता है। ये क्या है? ये ओवी डक्ट। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ओवी डक्ट या फिर बोल दो फैलोपियन ट्यूब, इसी को डिंब वाहिनी नलिका बोलते हैं। बी हमारा राइट आंसर। अगर आपसे पूछ दे कि निषेचन कहां पर होता है तो ये भी फैलोपियन ट्यूब में ही होता है। अभी आपने देखा था ये ट्यूबेक्टमी, तो उसके अंदर मैंने आपसे क्या कहा? इसी फैलोपियन ट्यूब को काट करके बांध दिया जाता है। जैसे यहां से क्या होगा? एग पहुंचेगा, यहां पर एक रीजन होता है एम्प्यूला, वहीं पर निषेचन होता है, और यहां से क्या होगा? इस योनि से होते हुए यहां से चल करके शुक्राणु इधर की ओर आएगा। अगर हम यहाँ पर इसको काट करके बांध दे तो ये जो एग है और ये जो स्पर्म है ये आपस में फर्टिलाइज यानी कि निषेचन नहीं कर पाएंगे और जो महिला है वो प्रेग्नेंट नहीं होगी। निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम विद्युत ऋणात्मक मूल तत्व है? पूरे आवर्त सारणी में, हमारे पूरे आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता फ्लोरीन के पास है। ठीक है, ये मैक्सिमम है, और मिनिमम ये हो जाएगा सीजियम के पास। ए हमारा राइट आंसर। निम्नलिखित में से किन तरंगों में संपीड़न और विदलन यानी कि कंप्रेशन, रेयरफैक्शन प्रतिक्रिया शामिल है? ये हो जाएगा अनुदैर्ध्य तरंग, जैसे कि साउंड वेव, ध्वनि तरंग। जो ध्वनि तरंग है वो अनुदैर्ध्य तरंग है। प्रकाश तरंग जो है ये विद्युत चुंबकीय तरंग है, और प्रकाश तरंग जो है ये अनुप्रस्थ तरंग है। ये आप ध्यान में रखिएगा, प्रकाश तरंग जो है ये विद्युत चुंबकीय तरंग है और अनुप्रस्थ तरंग भी है। कार्य हुआ है ऐसा कहने के लिए दो शर्तें पूरी होनी चाहिए। कार्य हुआ है ऐसा कहने के लिए दो शर्तें ये हैं कि बल लगना चाहिए, क्योंकि भौतिकी के अंदर कार्य हमेशा कोई बल करता है, और बल लगा भी तो वस्तु विस्थापित हो जाना चाहिए। अगर विस्थापन नहीं हुआ तो फिर कोई फायदा ही नहीं है। जैसे मान लो आप एक दीवार को धक्का लगा रहे हो, आप एक दीवार को जबरदस्त धक्का लगा रहे हो, लेकिन दीवार जो है अपनी जगह से विस्थापित नहीं हुआ, मतलब आपने कोई कार्य नहीं किया। भले ही आप धक्का लगाते लगाते बेहोश क्यों न हो जाओ, आपने कोई कार्य नहीं किया। तो इन दो शर्तों में एक है वस्तु विस्थापित होनी चाहिए। डैश बीज रहित संवहनी पौधे होते हैं। बस इतना सा बोल दिया ना, इसी से आपका सवाल बन जाएगा, बाकी पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। सबसे पहला कहा गया कि बीज रहित है, यानी कि ये बीज नहीं देते हैं। तो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म ये दोनों तो बीज देते हैं, तो ए और डी तो पहले ही कट गया यहां से। उसके बाद संवहनी पौधे होते हैं। संवहनी पौधे मतलब इसके पास क्या है? जाइलम भी है और फ्लोएम भी है। तो जाइलम फ्लोएम तो जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म के पास भी है, बट ये दोनों तो पहले ही कट गया। उसके पास बचता है एक टेरिडोफाइटा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा बी। देखो थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म ये सारे पादप समूह होते हैं। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा के पास जाइलम फ्लोएम नहीं होता है, टेरिडोफाइटा से स्टार्ट हो जाता है। टेरिडोफाइटा के पास होगा, जिम्नोस्पर्म के पास होगा, एंजियोस्पर्म के पास होगा। तो जिम्नो एंजियो तो पहले ही कट चुके हैं, यहाँ से बसता टेरिडोफाइटा है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपको पढ़ने का जरूरत भी नहीं है। फिर भी आप यहाँ पर देख लो, ये गैमीटोफाइट होता है, जेमेटोफाइट नहीं होता है, गैमीटोफाइट होता है। गैमीटोफाइट, स्पोरोफाइट, ये दोनों क्या है? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है, यानी एक जनरेशन में क्या होगा? गैमीटोफाइट होगा, यानी कि गैमीट का निर्माण होगा,
युग्मक का निर्माण होगा तो नेक्स्ट जनरेशन में क्या होगा, स्पोर का निर्माण होगा। इसी को स्पोरोफाइट कहा जाता है। पुरुषों में वृषण कोश को ही अंडकोश बोलते हैं, शरीर के बाहर क्यों आता है? पुरुषों में क्या होता है, ये स्क्रोटम हो गया, ये स्क्रोटम है, और इसी में क्या होता है, टेस्टिस होता है। इसी में क्या होता है, टेस्टिस होता है। टेस्टिस बोले तो वृषण होता है, और इसी में क्या बनने वाला है, स्पर्म बनने वाला है। कभी पूछ दें शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है, तो ये इसमें होता है, वृषण में होता है। ये बॉडी के बाहर होता है, ये मेल के बॉडी के, पुरुष के शरीर के बाहर होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम चाहिए होता है जितना हमारे बॉडी का होता है। हमारे बॉडी का नॉर्मल जो टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस होता है, तो इस 37 डिग्री सेल्सियस से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम तापमान चाहिए होता है शुक्राणु के निर्माण के लिए, इसीलिए ये मेल बॉडी के बाहर होता है। तो बी हमारा आंसर हो जाएगा। सौर कुकर के अंदर का रंग क्या होता है? सौर कुकर के अंदर क्या होगा, जो सोलर एनर्जी होती है, इसको कन्वर्ट किया जाता है ऊष्मीय ऊर्जा में। सौर ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है। ये जो ऊष्मीय ऊर्जा है, या फिर बोल दो ये जो ऊष्मा है, इसको अच्छे से एब्जॉर्ब करने के लिए, अवशोषित करने के लिए अंदर का जो कलर है इसको ब्लैक रखा जाता है। ब्लैक कलर जो है ये ऊष्मा को अच्छे से अवशोषित करता है। तो सी हमारा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन रंध्रों के बंद होने और पत्तियों के गिरने में मदद करता है? रंध्रों को बंद होने और पत्तियों के गिरने में मदद करता है एब्सिसिक एसिड। ए हमारा राइट आंसर। इसको तनाव हार्मोन भी कहा जाता है, स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है, और ये वृद्धि अवरोधक हार्मोन है। ये स्टोमेटा को बंद करवाएगा, साइटोकाइनिन इसके विपरीत काम करेगा, ये स्टोमेटा को ओपन करवाएगा। तो साइटोकाइनिन रंध्र को खोलने का काम करता है और एब्सिसिक एसिड रंध्र को बंद करने का काम करता है। एकमात्र गैसियस पादप हार्मोन कौन सा है? इथाइलिन। एक एटमॉस्फेयर बराबर क्या होता है? 1 ATM। आपको मैं कई बार बता चुका हूं, 1.01 10⁵ पास्कल। डैश समूह से संबंधित पशुओं में जुड़े हुए पैर होते हैं। यह आर्थ्रोपोडा जंतु जगत का सबसे बड़ा फाइलम है। जंतु जगत के अंदर आर्थ्रोपोडा, और दूसरा सबसे बड़ा फाइलम है मोलस्का। आर्थ्रोपोडा फाइलम के बारे में यहां पर कुछ बातें लिखी हुई हैं। ये सबसे बड़ा संघ है, इनमें बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है, इनका जो बॉडी होता है सेगमेंटेड होता है, इनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, खुला परिसंचरण तंत्र होता है। इसका मतलब ये हुआ इसके बॉडी के अंदर जो खून है, जो ब्लड है, ये किसी ब्लड वेसल्स के अंदर नहीं बहता है। जैसे हम लोगों के अंदर क्या है कि जो खून है वो धमनी में, शीरा के अंदर बहता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा, ब्लड वेसल के अंदर नहीं होगा। ब्लड जो है वो पूरा बॉडी कैविटी में होता है, यानी देह गुहा जो है रक्त से भरी होती है, बॉडी कैविटी जो है ब्लड से भरी हुई होती है। इनमें जुड़े हुए पैर पाए जाते हैं, ज्वाइंटेड लेग्स बोल दो या फिर ज्वाइंटेड अपेंडेजेस बोल दो, ये पाए जाते हैं। कुछ उदाहरण देखो, झींगा, तितली, मक्खी, मकड़ी, बिच्छू, केकड़े, ये सारे इसके अंदर आते हैं। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो वह डैश हो जाता है। विरल माध्यम जिसका अपवर्तनांक कम होता है, सघन माध्यम जिसका अपवर्तनांक ज्यादा होता है। जैसे हम ले सकते हैं हवा और पानी का केस। हवा का अपवर्तनांक ज्यादा होता है, कम होता है तो ये विरल माध्यम, और पानी का ज्यादा होता है तो ये सघन माध्यम। तो हवा से पानी में जब प्रकाश प्रवेश करता है तो ये अभिलंब की ओर झुक जाता है। ठीक है, अभिलंब की ओर झुकता है। नॉर्मल का मतलब होता है अभिलंब, नॉर्मल का मतलब क्या हुआ, अभिलंब की ओर झुकता है। और इसके विपरीत ले लें हम, पानी से अगर हवा में प्रकाश जाता है तो एक वस्तु ऊर्ध्वाधर स्थिति में फर्श पर u वेग से टकराती है और उसी वेग से पुनः वापस उछल जाती है। चाल में होने वाला परिवर्तन ज्ञात कीजिए। u से टकराती है और u से ही उछल जाती है, तो चाल में तो परिवर्तन हुआ ही नहीं, तो आंसर सी हो जाएगा। u से टकराती है और u से ही उछल जाती है, तो चाल में परिवर्तन कहां हुआ, इसीलिए आंसर 0। किसी वस्तु का प्रतिबिंब उसके वास्तविक आकार का यानी कि सेम साइज का प्राप्त करने के लिए वस्तु को उत्तल लेंस के सामने कहां रखा जाना चाहिए। उत्तल लेंस में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, हमेशा वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। एक केस है जहां पर आभासी और सीधा बनता है, वो है वस्तु जब F1 और प्रकाशिक केंद्र के बीच में हो। इस केस में क्या है, सेम साइज का बनेगा, प्रतिबिंब सेम साइज का बनेगा और वास्तविक उल्टा तो होगा ही। तो ऐसा होगा जब 2F1 पर रखा जाएगा। जब वस्तु को 2F1 पर रखा जाएगा तो प्रतिबिंब बनेगा 2F2 पर, और ये होगा सेम साइज का, वास्तविक होगा उल्टा होगा। मिट्टी के बर्तन में रखा जल गर्मियों में भी डैश के कारण ठंडा रहता है। गर्मियों के टाइम में कुछ लोग होते हैं जो घड़े में पानी को रखते हैं, तो घड़े के ऊपर क्या होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं जहां से पानी का वाष्पीकरण होता है।
यानी कि इवेपोरेशन होता है तो वाष्पीकरण के कारण जो है शीतलता आती है, ठंडक महसूस होती है। आपके बॉडी से जब पसीने का वाष्पीकरण होता है, जैसे आपके बॉडी पे पसीना है, आप पंखे के नीचे आ जाओ तो वहाँ पर क्या होता है, वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया है, वाष्पीकरण की जो दर है ये बढ़ जाती है। यानी तेजी से क्या हो रहा है, आपका जो पसीना है वो वाष्पीकृत हो रहा है, जिसके कारण आपको ठंडक महसूस होती है। तो जहां जहां वाष्पीकरण होगा वहां वहां ठंडक महसूस होती है, यानी जिस सतह से वाष्पीकरण होता है वो सतह ठंडी हो जाती है। डैश धातु का क्षय नहीं होता है, डैश धातु का क्षय नहीं होता है, यह है प्लेटिनम। प्लेटिनम ये बहुत ही कम रिएक्टिव है, इसकी क्रियाशीलता जो है न्यूनतम आप बोल सकते हो, बहुत ही कम होती है। ये इतनी आसानी से ऑक्सीजन के साथ, किसी मॉइस्चर के साथ, किसी दूसरे तत्व के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, इसीलिए इसका क्षय नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सही है? जब किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है तो किसी भी स्थिति में उसकी गति, चाहे वह ऊपर की ओर जा रहा है या नीचे की ओर आ रहा हो, एक समान होती है। जब हम किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो उसकी जो गति है वो लगातार घटती है। जब हम किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो उस पर गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर काम कर रहा है, यानी बल जो है उसको रोक रहा है ऊपर जाने से। तो जैसे जैसे वस्तु ऊपर की ओर जाती है उसकी गति घटती है, तभी तो एक हाइट पर जाने के बाद वस्तु रुक जाती है। सोचो अगर जो गति है वो अगर कम नहीं होती तो जो गेंद है या फिर जो भी वस्तु हम ऊपर फेंक रहे हैं वो ऊपर ही जाती रहती। अगर हम इसके ठीक उल्टा ले ले, अगर वस्तु ऊपर से नीचे की ओर आ रही है तो लगातार उसकी स्पीड बढ़ती है, लगातार उसकी स्पीड जो है बढ़ती है और जमीन से टकराने से ठीक पहले उसकी जो स्पीड है वो मैक्सिमम होती है। तो यहां लिखा है एक समान होती है, जो कि गलत हो जाएगा, ये सही नहीं है। किसी भी वस्तु का भार शून्य नहीं हो सकता। भार बराबर हमारा होता है W बराबर mg। जी का मान अगर 0 हो जाए, क्योंकि जी का मान 0 हो सकता है, अगर हम पृथ्वी के केंद्र पर चले जाए तो जी का मान 0 हो जाएगा। जी का मान अगर 0 हो गया तो भार 0 हो जाएगा। द्रव्यमान तो 0 नहीं होगा, द्रव्यमान तो वस्तु का कुछ ना कुछ होता ही है। जी का मान अगर 0 हो जाए तो भार भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जहां जहां जी का वैल्यू 0 वहां वहां भार भी 0, तो ये पॉसिबल है। तो किसी भी वस्तु का भार 0 नहीं हो सकता, ये भी कहना गलत हो जाएगा। हमारा आंसर ए और बी दोनों गलत है। कौन से समूह में शामिल तत्व रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन है, यानी कि कलरलेस है, ऑर्डरलेस है, टेस्टलेस है, और ये सारे क्या है, गैस है। क्षारीय धातु समूह, समूह एक के तत्व को हम लोग क्षारीय धातु बोलते हैं। सारे के सारे धातु हैं, सारे के सारे ठोस हैं, गैस तो है ही नहीं इसमें। भू क्षारीय धातु यानी कि समूह 2 का तत्व क्षारीय मृदा धातु जिसे बोलते हैं, सारे के सारे धातु हैं, ठोस है, गैस नहीं है। हाइड्रोजन समूह में, जो कि हमारा ग्रुप नंबर 17 है, इसमें आपको ब्रोमीन मिलेगा, एकमात्र अधातु जो कि कमरे का तापमान पर द्रव अवस्था में होता है। आयोडीन ठोस अवस्था में होता है। आयोडीन ये अधातु है लेकिन धातु जैसी इसमें चमक होती है। इसके अलावा क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ये दोनों गैसेस स्टेट में होते हैं, गैस ग्रुप में होते हैं। तो ये भी हमारा नहीं होगा क्योंकि सारे के सारे क्या है, गैस है। लेकिन इसमें समूह 17 में तो ठोस भी है, द्रव भी है और गैस भी है। शून्य समूह हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि ग्रुप नंबर 18। इसमें जो तत्व है वो रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन गैस है। लार में डैश एंजाइम होता है। जो सलाइवा होता है हमारे बकल कैविटी में, मुख गुहा में, इसमें 2 तरह के एंजाइम होते हैं। एक तो होता है सलाइवरी एमाइलेज, सलाइवरी एमाइलेज, और एक होता है लाइसोजाइम, लाइसोजाइम। तो हमारा आंसर यहां पर एमाइलेज हो जाएगा, सलाइवरी एमाइलेज। सी हमारा राइट आंसर। लाइसोजाइम का काम होता है बैक्टीरिया को किल करना, ठीक है, बैक्टीरिया को किल करना। जो भी हम चबा रहे हैं खाना उसमें अगर बैक्टीरिया है तो उसको मारना। और सलाइवरी एमाइलेज का काम होता है स्टार्च को, जो कि एक पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है, इसको माल्टोज में तोड़ना, माल्टोज में तोड़ना। माल्टोज ये एक डाइसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। समुद्र जल में ध्वनि की गति डैश होती है। समुद्र जल में ध्वनि की गति होती है 1531 मीटर प्रति सेकंड और 1498 मीटर प्रति सेकंड। ये है आसुत जल में, आसुत जल में। हमारा आंसर यहां पर सी हो जाएगा। सल्फर की परमाणुकता क्या है? तो पिछले ही किसी वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि जो सल्फर होता है ये S8 के फॉर्म में स्टेबल होता है, तो इसकी जो परमाणुकता है वो है 8। तो यहां पर आंसर हमारा ए हो जाएगा, बहु परमाणुक। और फास्फोरस P4 के रूप में स्टेबल होता है, तो फास्फोरस की परमाणुकता 4। इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट्स के लिए विशेष रूप से प्रयोग होने वाली धातु का नाम क्या है? टंगस्टन है। टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट जो होता है ये 3380 डिग्री सेल्सियस होता है। निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा गतिज ऊर्जा है? तो गति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे हम गतिज ऊर्जा बोलते हैं। बंदूक से निकली गोली के पास गति है, गतिज ऊर्जा है। रेलवे इंजन के पास गति है, गतिज ऊर्जा है। और पेंडुलम के पास गति है, गतिज ऊर्जा है। तो डी हमारा राइट आंसर। इनमें से कौन सा मनुष्यों में पुरुष प्रजनन तंत्र का, पुरुष प्रजनन तंत्र का एक हिस्सा है? ये हो जाएगा शुक्रवाहिका, वास डिफरेंस हम जिसे बोलते हैं। बाकी ये तीनों हिस्से हैं प्रजनन तंत्र के फीमेल के अंदर, मादा के अंदर। वह ठोस पदार्थ जिसका नाम, जिसका सामान्य नाम शुष्क बर्फ है, यानी कि ड्राई आइस है।
ड्राई आइस है, ये होता है सॉलिड CO2। सॉलिड CO2 यहाँ ठोस लिख करके दिया हुआ है CO2। कार्बन मोनोऑक्साइड ये पॉइजनस गैस है, जहरीली गैस है। औसत शक्ति निम्न में से किसके बराबर होती है? एवरेज पावर निम्न में से किसके बराबर होती है? तो शक्ति बराबर वर्क अपॉन में टाइम, या फिर बोल दो एनर्जी अपॉन में टाइम। किया गया कार्य बट्टे में समय, या फिर ऊर्जा का स्थानांतरण बट्टे में समय। तो कुल प्रयुक्त ऊर्जा बट्टे में कुल समय। यदि कोई मृत कीट गर्म मिट्टी में फंस जाए तो यह जल्दी अपघटित नहीं होगा। जो भी कार्बनिक पदार्थ से बना हुआ पार्ट होता है, भाग होता है, उसका तो अपघटन हो जाता है, लेकिन जो अकार्बनिक पदार्थ से बना हुआ पार्ट होता है उसका इतनी आसानी से अपघटन नहीं होता है और मिट्टी अंततः कठोर हो जाएगी तथा कीट के शरीर के अंगों की छाप बनी रहेगी। इस निशान को क्या कहा जाता है? इस निशान को क्या कहा जाता है? जीवाश्म कहा जाता है। सी हमारा राइट आंसर। फॉसिल कहा जाता है। डैश पॉलीमर का उपयोग फर्श की टाइल बनाने में किया जाता है। डैश पॉलीमर का उपयोग फर्श की टाइल बनाने में किया जाता है। यह PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये जो आप पेन देख रहे हो, इस पेन में खाना को पकाते समय इसमें आप तेल डालो, मसाले डालो, कुछ भी डालो, तो ये चिपकते नहीं है इस सरफेस के साथ, क्योंकि इस पर टेफ्लॉन की कोटिंग है। ठीक है, टेफ्लॉन की कोटिंग है। टेफ्लॉन की कोटिंग कर देने से क्या होता है, ये जो सरफेस है ये नॉन स्टिकी हो जाता है, नॉन स्टिकी हो जाता है। धातुओं के ऑक्साइड जैसी अशुद्ध युक्त धातुओं के शुद्धिकरण के लिए कौन सी प्रक्रिया प्रयुक्त की जाती है? यानी धातु है और इस धातु में अशुद्धि है, ऑक्साइड के रूप में। धातु है, इसमें इंप्योरिटी है, यानी कि अशुद्धि है, वो भी ऑक्साइड के रूप में। इसी को ऐसे लिखा गया है कि धातु के ऑक्साइड जैसी अशुद्ध युक्त धातुओं के, यानी धातु है जिसमें कि धातु के ऑक्साइड के रूप में क्या है, अशुद्धि है, तो इसको शुद्धिकरण करना है, यानी उस धातु को प्यूरिफाई करना है। इसके लिए प्रयुक्त की जाती है प्रक्रिया पोलिंग। और इस मेथड का इस्तेमाल होता है खास करके टिन में और कॉपर में, यानी कॉपर को प्यूरिफाई करने के लिए और टिन को प्यूरिफाई करने के लिए पोलिंग का इस्तेमाल होता है। एक बस का ओडोमीटर एक यात्रा की शुरुआत में 3000 किलोमीटर और यात्रा के अंत में 3600 किलोमीटर रीडिंग प्रदर्शित करता है। यदि यात्रा में कुल 8 घंटे का समय लगा था तो बस की औसत गति डैश है। ओडोमीटर से डिस्टेंस मापते हैं। ओडोमीटर से डिस्टेंस मापते हैं। तो जब बस स्टार्ट होती है तब रीडिंग दिखा रहा था कि 3000 किलोमीटर ये बस जो है पहले से चल चुकी है। बस चलना स्टार्ट कर दी और फाइनली जाकर के बस कहीं पर रुकती है, वहां पर इस रीडिंग को देखा जाता है तो 3600 किलोमीटर दिखा रहा होता है। यानी बस जो है एक्चुअल में कितनी चली है, 600 किलोमीटर। 600 किलोमीटर चली है। हमसे औसत चाल पूछा गया है, औसत गति पूछा गया है, तो स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। टोटल टाइम 8 घंटे लगे हैं, तो 75 किलोमीटर पर आवर। सी हमारा राइट आंसर। जैव विकास को डैश के तौर पर परिभाषित किया गया है। ये हो जाएगा प्राकृतिक चयन, नेचुरल सिलेक्शन। किसने दिया था? डार्विन ने। नेचुरल सिलेक्शन किसने दिया था? डार्विन ने दिया था। इनके अनुसार, इस नेचुरल सिलेक्शन के अनुसार, प्राकृतिक चयन के अनुसार, जो नेचर है उस जीव को सिलेक्ट कर लेता है जो वातावरण में रहने के लिए सबसे ज्यादा फिट है, और बाकी सारे जो है धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। उपार्जित गुणों की वंशागति, इसका मतलब ये हुआ कि जीव अपने जीवन काल में जो भी लक्षण प्राप्त करते हैं वो अगले जनरेशन में ट्रांसफर हो जाएगा। इसे बोलते हैं उपार्जित गुणों की वंशागति। उपार्जित गुण यानी कि जीवन काल में, अपने पूरे जीवन काल में जीव जो है जो जिन लक्षणों को, जिन गुणों को प्राप्त किया है उसे हम बोलते हैं उपार्जित गुण। और लमार्क के अनुसार, क्योंकि ये बातें जो है लमार्क के द्वारा कही गई थी, लमार्क के अनुसार ये जो उपार्जित गुण होते हैं ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर हो जाते हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। तो लमार्क का ये जो कहना था, इसका जैव विकास में कोई योगदान नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य असत्य है? निम्नलिखित प्रतिवर्ती अभिक्रिया का एक उदाहरण है। प्रतिवर्ती अभिक्रिया यानी कि रिवर्सिबल रिएक्शन। तो देखो, ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन से अमोनिया का निर्माण हो रहा है। देखो, जब भी आपको ये वाला साइन दिखे ऐसे समझ जाना कि रिवर्सिबल रिएक्शन है। इसमें ये जो दिखा रहा है इसका मतलब ये हुआ कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन से, यानी ये जो अभिकारक है इससे ये उत्पाद का निर्माण हो रहा है। और फिर ये जो दिखा रहा है इसका मतलब ये हुआ कि उत्पाद जो है अभिकारक में भी बदल रहा है। तो ये होता है रिवर्सिबल रिएक्शन, यानी अभिकारक उत्पाद में, उत्पाद अभिकारक में एक साथ कन्वर्ट होते हैं। जो अभिकारक है ये उत्पाद में और ये उत्पाद अभिकारक में, ये दोनों एक साथ कन्वर्ट हो रहे हैं। तो ये सही है। निम्नलिखित ऊष्मीय अपघटन का एक उदाहरण है कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटना। ये ऊष्मीय अपघटन बोल दो या फिर तापीय अपघटन बोल दो। तापीय अपघटन या फिर ऊष्मीय अपघटन बोल दो, क्योंकि यहां पर ऊष्मा चाहिए होता है। तो ये भी सही है। ए और बी दोनों सही है। ए और बी दोनों सही है। पानी के 5 अणुओं का द्रव्यमान क्या है?
पानी के 5 अणुओं का द्रव्यमान क्या है? पानी का जो सूत्र होता है वो H2O होता है। इसका आणविक द्रव्यमान होता क्या है? 18 ग्राम होता है, सॉरी 18 होता है, ग्राम में नहीं। आणविक द्रव्यमान बोले तो 18, सिंपली 18। तो एक अणु का द्रव्यमान 18 है, 5 अणुओं का पूछा है तो 18 गुने में 5 बोल देंगे, 90 हो जाएगा हमारा आंसर। अगर 1 मोल का पूछता तो क्या बोलते हैं हम? 1 मोल का पूछता तो हम क्या बोलते हैं? इसी 18 में क्या करेंगे? ग्राम लगा देंगे। और 1 मोल का जो द्रव्यमान होता है उसी को मोलर द्रव्यमान बोलते हैं, मोलर मास बोलते हैं। डैश में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होते हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होते हैं रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर। लैक्टिक अम्ल डैश में सबसे तेजी से ग्लाइकोजन में परिवर्तित होता है। जरूरत से ज्यादा एक्सरसाइज करने पर, जरूरत से ज्यादा व्यायाम करने पर, एक्सरसाइज करने पर जो मसल्स होते हैं वो थक जाते हैं, आपको थकान महसूस होती है। किस अम्ल के कारण एग्जाम में पूछा जाता है? तो आंसर आपका लैक्टिक अम्ल हो जाएगा। जो ग्लूकोज होता है ऐसे तो ये एटीपी के रूप में टूटता है, यानी कि यहां से हमें एनर्जी मिलती है, बाई प्रोडक्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। लेकिन जब आप ज्यादा एक्सरसाइज करते हो तो वहां पर क्या होता है? ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ये वाला जो प्रोडक्ट है इसको प्राप्त करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए भरपूर मात्रा में। अगर आप ज्यादा एक्सरसाइज करते हो तो हमारा बॉडी जो है उतने ऑक्सीजन को कंज्यूम नहीं कर पाता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसके कारण ये जो ग्लूकोज है ये प्रोडक्ट ना बना करके लैक्टिक एसिड बना लेगा। जो हमारी कोशिका है इसके अंदर ये लैक्टिक एसिड का निर्माण हो जाएगा, जिसके कारण जो है मसल थक जाते हैं, आपको थकान महसूस होती है। इसी लैक्टिक एसिड को लीवर क्या करता है? क्योंकि लैक्टिक एसिड है, थकान महसूस होगा, तो इसी लैक्टिक एसिड को ये लीवर क्या करेगा? इसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा, जिसे एनिमल स्टार्च कहा जाता है। यकृत हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वैसे लीवर के अंदर एक यूरिया साइकिल भी चलता है, यूरिया साइकिल भी चलता है, जिसमें कि जो अमोनिया होता है इसको कन्वर्ट किया जाता है यूरिया के अंदर, क्योंकि अमोनिया हाईली टॉक्सिक होता है, इसीलिए इसको यूरिया में कन्वर्ट कर दिया जाता है और ये यूरिया हमारे यूरिन के जरिए बाहर आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरोधक एक ऊष्मा संवेदनशील प्रतिरोधक के रूप में जाना जाता है? यानी कि प्रतिरोधक है, रजिस्टर है, जो कि टेम्परेचर को लेकर के या फिर बोल दो हीट को लेकर के काफी ज्यादा सेंसिटिव है। ये है थर्मिस्टर, नाम से ही क्लियर है थर्मिस्टर। जब भी वर्ड आता है थर्मा, थर्मल, इस तरह का, इसका मतलब तापमान होता है, और रजिस्टर से यहां पर लिया गया है रजिस्टर, थर्मल रजिस्टर, इसी से बना हुआ है थर्मिस्टर, इसी से थर्मिस्टर बना हुआ है। यानी कि जो रजिस्टर है यह तापमान को लेकर के, थर्मल यानी कि टेम्परेचर, इसको लेकर के सेंसिटिव है। अच्छी तरह से विभेदित होना चाहिए। यहाँ पर प्रजनन ऊतकों के साथ पौधे जो अंततः बीज बनाते हैं वह कहलाते हैं। जो बीज नहीं बनाते हैं उसे हम क्रिप्टोगैम बोलते हैं, और जो बीज बनाते हैं उसे हम फेनोगैम बोलते हैं। हमारा आंसर यहाँ पर फेनोगैम हो जाएगा। देखिए यहाँ पर थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा में एम्ब्रियो पाए जाते हैं जिन्हें स्पोर कहते हैं। इन 3 समूह के पौधों में, यानी कि थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा के पौधों में जो जननांग होते हैं, जो जनन अंग होते हैं वो अप्रत्यक्ष होते हैं, छुपे हुए होते हैं। इनमें बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है, इसे हम क्रिप्टोगैम कहते हैं, ये क्रिप्टोगैम कहलाते हैं। वहीं दूसरी ओर पौधे जिनमें जनन ऊतक जो है पूर्ण विकसित और विभेदित होते हैं, यही लाइन आपको यहाँ पर दिया हुआ है, तथा जनन प्रक्रिया के बाद बीज उत्पन्न करते हैं, फेनोगैम कहलाते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।